हेलो एवरीवन, वेलकम टू नेसो स्कूल। हमने पिछले लेक्चर में कास्ट एंड पॉलिटिक्स को पढ़ना शुरू किया था। सबसे पहले हमने कास्ट के बारे में समझा और उसके बाद हमने कास्ट इनइक्वालिटीज को भी समझा था। अब हम आगे बढ़ेंगे अगले टॉपिक की तरफ, जहां पर हम उन बदलावों के बारे में बात करेंगे, उन चेंजेस की बात करेंगे जो हमारे देश में लाए गए, जिसके वजह से कास्ट सिस्टम को कमजोर बनाया गया। हमारे आज के लेक्चर का नाम है चेंजेस इन द कास्ट सिस्टम। तो देख लेते हैं इस लेक्चर के टॉपिक्स। हमारे इस लेक्चर का एक ही टॉपिक होने वाला है जिसका नाम है चेंजेस इन द कास्ट सिस्टम, जहां पर हम उन चेंजेस के बारे में बात करेंगे, उन फैक्टर्स के बारे में बात करेंगे जिनके वजह से हमारे देश में जो कास्ट सिस्टम है, हमारे देश में जो जाति प्रथा है, उसको बहुत ज्यादा कमजोर बनाया गया, उसको तोड़ा गया। ये टॉपिक आपके चैप्टर में यहां से लेकर यहां तक दिया गया है। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं हमारा ये आज का लेक्चर और देख लेते हैं हमारा सबसे पहला पॉइंट। यहाँ पर लिखा है, पॉलिटिकल लीडर्स एंड सोशल रिफॉर्मर्स लाइक ज्योतिबा फूले, गांधी जी, B.R. Ambedkar and Periyar Ramaswamy Nayakar advocated and worked to establish a society in which caste inequalities are absent. हमारे देश में कई सारे पॉलिटिकल लीडर्स ने, कई सारे सोशल रिफॉर्मर्स ने, समाज सुधारक ने कोशिश करी कि वो हमारे देश से कास्ट इनइक्वालिटीज को खत्म कर सके, बिल्कुल एब्सेंट कर सके। सोशल रिफॉर्मर्स कौन होते हैं? सोशल रिफॉर्मर्स वो लोग होते हैं, वो व्यक्ति होते हैं जो कि समाज में हो रहे अत्याचारों के खिलाफ आवाज उठाते हैं। हमारे समाज में जो भी जिस भी प्रकार की इनइक्वालिटीज हैं, डिस्क्रिमिनेशन है, जो भी ऐसी प्रथाएं हैं, ट्रेडिशंस हैं, सोच है, जिसके वजह से हमारे देश में, हमारी सोसाइटी में लोगों के साथ भेदभाव किया जाता है, वो इन सभी के खिलाफ आवाज उठाते हैं, लोगों को जागरूक करते हैं और उसके खिलाफ मूवमेंट्स करते हैं, चेंज लाने की कोशिश करते हैं। तो ये सभी सोशल रिफॉर्मर्स क्या करते हैं? ये सोसाइटी में एक बदलाव लाने की कोशिश करते हैं, एक सामाजिक बदलाव लाने की, सोशल चेंज लाने की कोशिश करते हैं और इसीलिए इन सभी लोगों को सोशल रिफॉर्मर्स, समाज सुधारक बोला जाता है। हमारे देश में ऐसे ही कुछ सोशल रिफॉर्मर्स ने और पॉलिटिकल लीडर्स ने कोशिश करी कास्ट जैसे, जाति जैसे डिस्क्रिमिनेशन को खत्म करने की, इनइक्वालिटीज को खत्म करने की। यहाँ पे कुछ सोशल रिफॉर्मर्स और पॉलिटिकल लीडर्स का नाम दिया गया है। सबसे पहले बात करते हैं ज्योतिबा फूले की। तो ज्योतिबा फूले ने लोअर कास्ट लोगों के लिए बहुत ज्यादा एफर्ट्स किए, उनके लिए इक्वालिटी लाने की कोशिश करी। साथ ही साथ इन्होंने जेंडर इनइक्वालिटीज को खत्म करने की भी कोशिश करी थी, महिलाओं को एजुकेशन देने के साथ। इसके बाद है महात्मा गांधी। महात्मा गांधी जी ने अनटचेबिलिटी के खिलाफ आवाज उठाई थी और कोशिश करी थी कि वो हमारे देश से, हमारे समाज से अनटचेबिलिटी जैसे प्रैक्टिसेस को खत्म कर सके। उसके बाद बात करते हैं B.R. अम्बेडकर जी की। तो ये खुद एक दलित थे और इन्होंने पढ़ लिख कर, आगे बढ़कर दलित समाज की सेवा करी और कोशिश करी, स्ट्रगल्स करे ताकि वो दलितों को उनके अधिकार दिला पाए। उसके बाद यहाँ पे नाम दिया गया है परियार रामास्वामी नायकर जी का, जो कि साउथ इंडिया से बिलोंग करते थे। इन्होंने ब्राह्मण सुप्रीमेसी के खिलाफ आवाज उठाई थी, कास्ट सिस्टम को, जाति प्रथा को चैलेंज किया था और कई सारे मूवमेंट्स भी करे थे। और इन सभी लोगों की मेहनत के वजह से, एफर्ट्स के वजह से हमारी सोसाइटी में आज कास्ट इनइक्वालिटीज बहुत ज्यादा कम है और जो जाति प्रथा को फॉलो किया जाता था बहुत सीरियसली हमारे देश में, वो आज बहुत ज्यादा कम है। अब इसके बाद देख लेते हैं हमारा अगला पॉइंट। Partly due to their efforts and partly due to other socio-economic changes, caste and caste system in modern India have undergone great changes. जैसे मैंने आप सभी को बताया कि इन सभी लीडर्स ने, सोशल रिफॉर्मर्स ने काफी सारे एफर्ट्स किए हमारे देश में कास्ट सिस्टम को, कास्ट इनइक्वालिटीज को खत्म करने के लिए। इन सभी लोगों के एफर्ट्स के साथ साथ हमारे देश में कुछ ऐसे सोशियो इकोनॉमिक चेंजेस भी आए, मतलब कि कुछ सामाजिक आर्थिक बदलाव भी हमारे देश में आए, जिसके वजह से जाति और जाति प्रथा मॉडर्न इंडिया में बहुत ज्यादा बदल गई,
चेंज हो गई, मतलब एक तरीके से कम हो गई और एब्सेंट भी हो गई। अब देख लेते हैं उन चेंजेस के बारे में, देख लेते हैं उन सोशियो इकोनॉमिक चेंजेस के बारे में जिनकी वजह से हमारे देश में कास्ट एंड कास्ट सिस्टम को रिड्यूस किया गया और एक तरीके से एब्सेंट बनाने की उसे कोशिश की गई। तो देख लेते हैं यहाँ पे हमारा अगला पॉइंट। अब इस पॉइंट को समझने से पहले, पढ़ने से पहले, मैं आप सभी को कुछ टर्म्स के मीनिंग बताना चाहती हूँ। यहाँ पे कई सारे टर्म्स दी गई हैं, उनमें से 3 टर्म्स ऐसी हैं जिनकी डेफिनेशन को समझना आपके लिए जरूरी है। आप सभी के किताब में, चैप्टर में, ग्लॉसरी में इन तीनों ही टर्म्स के बारे में दिया गया है, तो उसी की मदद से हम इन तीनों टर्म्स को समझेंगे। वो टर्म्स कौन कौन सी हैं? सबसे पहले यहाँ पर है हमारी अर्बनाइजेशन, उसके बाद ऑक्यूपेशनल मोबिलिटी एंड आखिरी में कास्ट हायरार्की। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं अर्बनाइजेशन की। तो यहाँ पे आपकी ग्लॉसरी में दिया गया है that urbanization is a shift of population from rural areas to urban areas. अर्बनाइजेशन का मतलब क्या होता है, शहरीकरण का मतलब क्या होता है? जब गांव के लोग गांव से निकलकर अर्बन एरियाज में शिफ्ट होने लग जाते हैं, वहां पर जाकर बसने लग जाते हैं। तो जब लोग गांव को छोड़कर रूरल एरियाज से निकलकर अर्बन एरियाज में जाते हैं, तो उसी शिफ्ट को हम क्या कहते हैं? उसी शिफ्ट को हम अर्बनाइजेशन कहते हैं। अब आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे टर्म के तरफ, जो है ऑक्यूपेशनल मोबिलिटी। आप सभी को याद होगा पिछले लेक्चर में हमने ऑक्यूपेशनल मोबिलिटी की बात करी थी। तो चलिए यहाँ पे डेफिनेशन से इसको समझ लेते हैं। मोबिलिटी का मतलब होता है मूवमेंट, मूव करना एक जगह से दूसरे जगह, ठीक है। और ऑक्यूपेशनल का मतलब क्या होता है? ऑक्यूपेशन का मतलब क्या होता है? हमारा पेशा, हम क्या काम करते हैं। तो यहाँ पे लिखा गया है that occupational mobility is a shift from one occupation to another, usually when a new generation takes up occupations other than those practiced by their ancestors. मतलब कि जब लोग एक ऑक्यूपेशन को छोड़कर दूसरी ऑक्यूपेशन में जाते हैं, तो उस शिफ्ट को हम ऑक्यूपेशनल मोबिलिटी कहते हैं। आम तौर पर ये कब होता है? जब एक नई जनरेशन कुछ ऐसा काम करने लग जाती है, ऐसे पेशे में घुस जाती है जो कि उनके एंसेस्टर्स प्रैक्टिस नहीं किया करते थे। हमारे कास्ट सिस्टम में क्या था? कास्ट सिस्टम में यही था ना कि जो आपके एंसेस्टर्स करते हैं, जो आपके पेरेंट्स काम करते हैं, जो ऑक्यूपेशन आपके पेरेंट्स का है, आपकी फैमिली का है, वही ऑक्यूपेशन आपका भी होगा। लेकिन जब इस चीज को बदला गया, जब नई जनरेशन ने क्या बोला कि नहीं, हम कुछ और काम करेंगे, हम किसी और प्रोफेशन में जाएंगे, तो उस शिफ्ट को हम ऑक्यूपेशनल मोबिलिटी कहते हैं, ठीक है। जहाँ पे नई जनरेशन कोई दूसरा काम करती है, वो काम करती है जो कि उनके एंसेस्टर्स नहीं करते थे, प्रोफेशन को बदल लेती है, अपने पेशे को बदल लेती है। अब ऑक्यूपेशनल मोबिलिटी के बाद चलते हैं हमारे आखिरी टर्म के तरफ, जो है कास्ट हायरार्की। ये भी बहुत आसान है। यहाँ पर लिखा है कास्ट हायरार्की इज अ लैडर लाइक फॉर्मेशन in which all the caste groups are placed from the highest to the lowest caste. कास्ट हायरार्की क्या होता है? ये एक ऐसा लैडर लाइक फॉर्मेशन होता है, मतलब एक सीढ़ी के तरह होता है, ठीक है, जहां पर हम क्या करते हैं, डिफरेंट कास्ट ग्रुप्स को हम प्लेस कर देते हैं हाईएस्ट टू लोएस्ट कास्ट में। मतलब हम क्या करते हैं, हम एक सीढ़ी के तरह सबको अरेंज कर देते हैं कि सीढ़ी के सबसे टॉप में एक कास्ट होगी, उसके नीचे दूसरी कास्ट होगी, उसके नीचे तीसरी कास्ट और उसके नीचे कोई चौथी कास्ट। तो जब हम सभी कास्ट को अलग अलग लेवल पर प्लेस कर देते हैं एक सीढ़ी के लेवल्स के तरह, तो उसी फॉर्मेशन को, उसी सिस्टम को हम क्या कहते हैं, कास्ट हायरार्की कहते हैं। जहां पर हम ये कह देते हैं कि कुछ लोग ऊपर होंगे, कुछ लोग नीचे होंगे, कुछ लोगों का दर्जा जो है वो सबसे ऊपर रहेगा, कुछ का दर्जा हमेशा नीचे रहेगा। तो उसी फॉर्मेशन को हम कास्ट हायरार्की कहते हैं, जिसकी वजह से कास्ट सिस्टम भी हमारे देश में एस्टैब्लिश हुआ। तो इसी के साथ यहाँ पर हमने इन तीनों ही टर्म्स को अच्छे से समझ लिया है। तो वापस चलते हैं हमारे उस पॉइंट में और समझ लेते हैं कि यहाँ पे किन रीजंस की बात करी गई है, किन फैक्टर्स की बात करी गई है, किन चेंजेस की बात करी गई है। तो यहाँ पे लिखा है, विद इकोनॉमिक डेवलपमेंट
large scale urbanization, growth of literacy and education, occupational mobility, and the weakening of the position of landlords in the villages, the old notions of caste hierarchy are breaking down. तो यहाँ पे कई सारे फैक्टर्स दिए गए हैं जिनके वजह से कास्ट सिस्टम को कमजोर बनाया गया। सबसे पहला फैक्टर या सबसे पहला चेंज यहाँ पे क्या है? इकोनॉमिक डेवलपमेंट, मतलब कि आर्थिक विकास। हमारे देश में जब इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुआ तो उससे क्या हुआ? हमारे देश में कई सारी इंडस्ट्रीज आई, कई सारे फैक्ट्रीज आई, कई सारे बिजनेसेस खुले, कई सारी एम्प्लॉयमेंट आई, नौकरियां निकली। तो उसके वजह से क्या हुआ? लोग जो अब थे वो अपनी जाति से निकलकर कोई और नौकरी ढूंढ रहे थे। अब उनके पास इतने सारे ऑप्शंस थे कमाई के, काम करने के, इतने सारे उनके पास ऑक्यूपेशंस थे, तो लोगों ने क्या किया? उन्होंने उन अपॉर्चुनिटीज को लेना शुरू किया। वो फैक्ट्रीज में काम करने लग गए, इंडस्ट्रीज में काम करने लग गए। अब ये सभी लोग जो थे वो निर्भर नहीं थे कास्ट सिस्टम के ऊपर, ये उन प्रोफेशंस के ऊपर, उन ऑक्यूपेशंस के ऊपर निर्भर नहीं थे, डिपेंडेंट नहीं थे, जो उनकी फैमिली किया करती है या जो उनकी जाति के लोग काम किया करते हैं। अब कमाई के लिए उनके पास और भी ऑप्शंस आ गए थे इकोनॉमिक डेवलपमेंट के वजह से, विकास के वजह से। और इसीलिए ये सबसे पहला ऐसा रीजन बन गया जिसके कारण हमारे देश में कास्ट सिस्टम को तोड़ा गया। उसके बाद दूसरा फैक्टर या दूसरा चेंज यहाँ पे क्या है? लार्ज स्केल अर्बनाइजेशन, मतलब कि एक लार्ज स्केल में कई सारे लोग जो थे वो रूरल एरिया से अब शिफ्ट होने लग गए, वो अर्बन एरियाज में जाकर सेटल होने लग गए। और उसका कारण क्या था? इकोनॉमिक डेवलपमेंट। जब इंडस्ट्रीज आई, फैक्ट्रीज आई, अलग अलग कंपनीज आई, तो वो कहाँ पर आई? वो शहरों में आई, करेक्ट, वो अर्बन एरियाज में आई। तो अब रूरल एरियाज के लोग क्या कर रहे थे? वो अर्बन एरियाज में जा रहे थे एम्प्लॉयमेंट के लिए, नौकरी के लिए। और इसी वजह से हमने एक लार्ज स्केल अर्बनाइजेशन देखा, एक शिफ्ट देखा लोगों का फ्रॉम रूरल एरियाज टू अर्बन एरियाज। और ये दूसरा रीजन बन गया जिसके वजह से कास्ट सिस्टम कमजोर हुआ। कैसे? मैं बताती हूँ। जब लोगों ने रूरल एरियाज से अर्बन एरियाज में जाना शुरू किया तो क्या चेंज आया? रूरल एरियाज में ज्यादातर, मतलब गांव में ज्यादातर कास्ट सिस्टम बहुत ज्यादा डीप रूटेड होता है, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। उसकी जड़ें गांव में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती हैं, ठीक है। और उसी की वजह से कास्ट सिस्टम को हम गांव में ज्यादा देख सकते हैं। वहीं पे अगर हम बात करें शहरी इलाकों की, अर्बन एरियाज की, तो अर्बन एरियाज में इतना ज्यादा कास्ट की आइडेंटिटी मैटर नहीं करती है, स्पेशली एम्प्लॉयमेंट के लिए। और इसी वजह से लोग जब रूरल एरियाज को छोड़कर अर्बन एरियाज में शिफ्ट हो रहे थे, वहां पर जा रहे थे, तो उनकी जो कास्ट आइडेंटिटी थी वो क्या पीछे हो गई थी, ठीक है। अब क्या इंपॉर्टेंट था कि उनमें क्या टैलेंट है, उनकी क्या स्किल्स हैं, वो क्या काम कर सकते हैं। तो अब वो ज्यादा मैटर कर रहा था, कास्ट आइडेंटिटी उतना ज्यादा मैटर नहीं कर रही थी। इसी वजह से, इस शिफ्ट के वजह से कास्ट सिस्टम जो था वो कमजोर हुआ। यहाँ पे तीसरा चेंज क्या है? ग्रोथ ऑफ लिटरेसी एंड एजुकेशन। ये सबसे इंपॉर्टेंट रीजन है, सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है, चेंज है जिसके वजह से कास्ट सिस्टम हमारे देश में कमजोर हुआ। एजुकेशन मिलने से क्या हुआ? अब लोगों के अंदर ये समझ आने लग गई कि डिस्क्रिमिनेशन गलत है। स्पेशली जो दलित लोग थे, ठीक है, जो शूद्रास में आते थे, या फिर जो एसटी कम्युनिटी थी, ये सभी जो लोअर कास्ट कम्युनिटीज मानी जाती थी हमारे समाज में, अब ये पढ़ लिखने लग गए, ठीक है, इनके बच्चे भी पढ़ने लग गए। लिटरेसी रेट हमारे देश में बढ़ गया। लिटरेसी रेट का मतलब क्या होता है कि अब पढ़े लिखे लोग जो थे वो हमारे देश में बढ़ने लग गए, क्योंकि सबको शिक्षा मिलने लग गई। तो जब लोग पढ़ने लग गए, फॉर एग्जाम्पल दलित बच्चा पढ़ने लगा, तो उसको समझ आया कि हमारे साथ गलत हो रहा है, हमारे साथ जाति के आधार पर डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा है। वो क्वेश्चन करने लग गए इस सिस्टम को, और क्योंकि वो इस सिस्टम को क्वेश्चन करने लग गए तो वो अपने अधिकारों के लिए भी लड़ने लग गए। वो आगे जाकर ऐसे ऑक्यूपेशन को चूज करने लग गए जो उनके ऑक्यूपेशन से डिफरेंट था, उनकी फैमिली के ऑक्यूपेशन से डिफरेंट था। तो इन वजहों से एजुकेशन ने एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाया चेंज लाने में हमारी सोसाइटी में। और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल कौन है? B.R. अम्बेडकर जी। वो भी एक दलित थे। जब उनको एजुकेशन मिली, जब वो लिटरेट बने, जब उनमें समझ आई, तो उनको पता चला कि हमारे साथ गलत हो रहा है, हमारे समाज में गलत हो रहा है, मेरे कास्ट के ग्रुप के लोगों के साथ गलत हो रहा है, ये कास्ट सिस्टम ही गलत है। तो उन्होंने आवाज उठाई उसके खिलाफ।
जिसके वजह से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आज जो प्रोविजंस हैं, अनटचेबिलिटी को बैन किया गया है, डिस्क्रिमिनेशन को बैन किया गया है, रिजर्वेशंस को दिया गया है, वो क्यों दिया गया है? बी आर अम्बेडकर जी के वजह से दिया गया है। और वो क्यों हो पाया? क्योंकि उनको शिक्षा मिली, उनको एजुकेशन मिली। इसीलिए जब एजुकेशन बढ़ी, जब हमारे देश में लिटरेसी रेट बढ़ा, ग्रोथ हुई, तो उसके वजह से क्या हुआ? ऑटोमेटिकली लोग जो थे वो बदलने लग गए, वो अपने अधिकारों के लिए लड़ने लग गए। जो ऑलरेडी अपर कास्ट में आते थे, उनमें भी ये समझ आने लग गए कि हम गलत कर रहे हैं, हमारे समाज में कुछ गलत हो रहा है, और इसी वजह से हमारे समाज में चेंज आया। अब इसके बाद क्या लिखा है? ऑक्यूपेशनल मोबिलिटी। अब ये सब पॉइंट्स जो है ना, वो एक दूसरे से काफी ज्यादा रिलेटेड हैं। ऑक्यूपेशनल मोबिलिटी का हम ऑलरेडी एक पॉइंट यहाँ पढ़ चुके हैं। जब लोगों ने देखा कि उनके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं, बहुत सारी इंडस्ट्रीज आ चुकी हैं, फैक्ट्रीज आ चुकी हैं, इतने सारे ऑक्यूपेशंस आ चुके हैं, तो लोगों ने क्या किया? उन्होंने अपने ऑक्यूपेशन को बदलना शुरू कर दिया। पहले जो बोला जाता था कि एक कास्ट ग्रुप के लोग सिर्फ एक ही काम करेंगे, दूसरे कास्ट ग्रुप के लोग कोई दूसरा काम करेंगे, अब ऐसा नहीं था। अब कोई भी कास्ट ग्रुप के लोग कुछ और काम कर सकते थे जो उनके जाति के लोग नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल, अब एक दलित का बच्चा भी गवर्नमेंट ऑफिसर बन सकता है, टीचर बन सकता है। एक ब्राह्मण का बच्चा, एक ब्राह्मण का बेटा या बेटी भी कोई और प्रोफेशन को चूज कर सकती हैं। वो बिजनेसमैन बन सकते हैं, वो फार्मर बन सकते हैं। करेक्ट? तो इस तरीके से क्या हुआ? एक मोबिलिटी आ गई ऑक्यूपेशन में, कि अब जो पेरेंट्स काम कर रहे थे वो सेम काम बच्चे नहीं कर रहे थे। वो अपने प्रोफेशन को, अपने ऑक्यूपेशन को खुद से चुन रहे थे, अलग रास्ता अपने लिए चुन रहे थे। और ये क्यों हुआ? इकोनॉमिक डेवलपमेंट के वजह से हुआ, अर्बनाइजेशन के वजह से हुआ, एजुकेशन के वजह से हुआ। और इसके बाद आखिरी रीजन यहाँ पे क्या है? द वीकनिंग ऑफ द पोजिशन ऑफ लैंडलॉर्ड्स इन द विलेजेस। ये हमारा यहाँ पर इस पॉइंट में आखिरी ऐसा चेंज है जिसके वजह से कास्ट सिस्टम को कमजोर बनाया गया। हमारे देश में जो कास्ट सिस्टम गांव में बहुत स्ट्रॉन्ग है, डीप रूटेड है, उसकी मेन वजह पता है क्या थी? जमींदारी सिस्टम। ठीक है, जहाँ पे जो जमींदार होते थे, मतलब लैंडलॉर्ड्स, मतलब वो लोग जिनके पास बहुत ज्यादा लैंड होता था। और पहले के टाइम में ज्यादातर जिनके पास बहुत सारा लैंड होता था वो अपर कास्ट के लोग होते थे। तो जब अपर कास्ट के लोगों के पास बहुत सारे लैंड्स थे, जमीनें थी, तो वो बहुत पावरफुल भी थे, डोमिनेटिंग भी थे। और वो अपनी जमीनों पर किसको रखते थे काम के लिए? एज लेबरर्स, जो लोअर कास्ट के लोग होते थे। तो उनके साथ वो एक्सप्लॉयटेशन करते थे, भेदभाव करते थे। ठीक है, उनके साथ अनटचेबिलिटी को भी प्रैक्टिस करते थे, इनइक्वालिटीज करी जाती थी उनके साथ। इस वजह से एक डिवाइड जो था वो बहुत बड़ा हो गया था अपर कास्ट और लोअर कास्ट के बीच में। इस एक्सप्लॉयटेशन को खत्म किया, इस डिस्क्रिमिनेशन को खत्म किया गया जब हमारे देश में लैंड रिफॉर्म्स आए। और लैंड रिफॉर्म से क्या हुआ? ये जो भी सिस्टम था, जमींदारी सिस्टम, ये सब खत्म किया गया, लैंड को रीडिस्ट्रीब्यूट किया गया। तो अब सिर्फ अपर कास्ट के लोगों के पास जमीनें नहीं हैं, और भी लोगों के पास जमीनें हैं। और इसके वजह से जो पोजीशन थी लैंडलॉर्ड्स की, जो पोजीशन थी जमींदारों की, जो अपर कास्ट के होते थे, जो सब कुछ रेगुलेट करते थे, पावरफुल थे, वो अब थोड़े कमजोर हो गए। और इस वजह से कास्ट सिस्टम भी ऑटोमेटिकली थोड़ा कमजोर हो गया हमारे देश में। तो यहाँ पर कौन कौन से वो रीजंस थे जिसके वजह से जो ओल्ड नोशंस थे, जो सोच थी हमारे देश में, जो ट्रेडिशंस थे हमारे देश में कास्ट सिस्टम को लेकर, कास्ट हायरार्की को लेकर, वो कैसे कम हुए, कैसे ब्रेक हुए? इन वजहों के वजह से, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के वजह से, अर्बनाइजेशन के वजह से, एजुकेशन के वजह से, ऑक्यूपेशनल मोबिलिटी और वीकनिंग ऑफ द पोजीशन ऑफ लैंडलॉर्ड्स के वजह से। तो इसके बाद बढ़ते हैं हमारे अगले पॉइंट की तरफ। यहाँ पर लिखा है, नाउ मोस्ट ऑफ द टाइम्स इन अर्बन एरियाज इट डज नॉट मैटर मच who is walking along next to us on a street or eating at the next table in a restaurant। आज के टाइम में आपने देखा होगा कि हमारे लिए ये मैटर नहीं करता अर्बन एरियाज में, शहरों में, कि हमारे साथ कौन चल रहा है, हमारे आसपास कौन चल रहा है। क्या आपको पता है कि आपके आसपास जो लोग स्ट्रीट में चल रहे हैं वो कौन सी जाति के हैं? या क्या आप उनसे जाके पूछते हैं कि आप कौन सी जाति के हैं? अच्छा, आप लोअर कास्ट के हैं, आप हमसे दूर चलिए। क्या ऐसा होता है अर्बन एरियाज में या हमारे देश में? नहीं, ऐसा नहीं होता है। तो आज के टाइम में अगर हम स्पेशली अर्बन एरियाज की बात करें तो मैटर नहीं करता है कि हमारे साइड में कौन चल रहा है,
हमारे साथ कौन चल रहा है। ये भी मैटर नहीं करता है कि कौन हमारे दूसरे टेबल पर बैठकर रेस्टोरेंट में खाना खा रहा है। पहले के टाइम में ये मैटर करता था। पहले के टाइम पे अलाउड ही नहीं था कि आप किसी और कास्ट ग्रुप के लोगों के साथ खाना खाएं, ठीक है, या उनके बगल में बैठे। लेकिन आज के टाइम पे क्या ये मैटर करता है? क्या आप किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं तो क्या आप पूछते हैं किसी वेटर से कि आप कौन सी जाति के हैं? या आपके बगल में टेबल में जो लोग बैठे होते हैं, फैमिलीज होती हैं, क्या आपको फर्क पड़ता है कि उनकी जाति क्या है? नहीं। अब किसी को भी इतना फर्क नहीं पड़ता है कि किसकी क्या जाति है। और यही सबसे बड़ा चेंज है जो हमारे देश में आया है कि लोगों की सोच थोड़ी सी बदली है। अब हमारे लिए ये मैटर नहीं करता कि हमारे आसपास कौन सी जाति के लोग हैं, हम ऑफिस जा रहे हैं तो किसके साथ बैठ के काम कर रहे हैं, ये सब मैटर नहीं करता है। कास्ट आइडेंटिटी अब थोड़ी इन मामलों में पीछे आ चुकी है और ये क्या है, हमारा दूसरा इंपॉर्टेंट बदलाव है। ठीक है, अब देखते हैं हमारा लास्ट पॉइंट। The Constitution of India also prohibited any caste-based discrimination and laid the foundations of policies to reverse the injustices of the caste system. यहाँ पर तो हमने बात करी सोशियो इकोनॉमिक रीजंस की, करेक्ट, सोशियो इकोनॉमिक चेंजेस की जो हमारे देश में आए, किस तरीके से लोगों की सोच बदली, समाज में सोच बदली, किस तरीके से हमारी इकोनॉमी बदली। तो यहाँ पे हमने दूसरे फैक्टर्स के बारे में पढ़ा। अब हम बात करेंगे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की कि किस तरीके से हमारे संविधान के जरिए भी कास्ट सिस्टम को कमजोर हमारे देश में बनाया गया और कोशिश करी गई कि ये जो प्रथा है, कास्ट सिस्टम जो है, उसे खत्म कर दिया जाए। इसीलिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन जो है वो प्रोहिबिटेड है। अलाउड ही नहीं है कि आप जाति के आधार पर भेदभाव करें किसी के भी साथ। और इसके लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक फंडामेंटल राइट भी है। इसके बाद हमने क्या किया, हमने कई सारी पॉलिसीज को भी अपने कॉन्स्टिट्यूशन में डाला, हमने कई सारी पॉलिसीज को भी बनाया, उन्हें इम्प्लीमेंट किया, ताकि हम जो भी इनजस्टिस हुआ है, जो भी अन्याय हुआ है कास्ट सिस्टम के वजह से लोगों के साथ, उसे हम बदल सके, उसे हम रिवर्स कर सके। ठीक है, मतलब जितना भी हमने अनटचेबिलिटी को प्रैक्टिस किया, भेदभाव किया है, उसको हम बदल सके, उसको हम चेंज कर सके। अब जो लोग बाकी के हैं, जो लोअर कास्ट के लोग हैं, जिनको हम अनटचेबल या आउटकास्ट कहते थे, उनको हम अपनी बराबरी में ला सके, अपने लेवल में ला सके, उनको भी एजुकेशन मिल सके, उनको भी अपॉर्चुनिटीज मिल सके। इन सभी के लिए क्या किया गया, हमारे संविधान में क्या किए गए, प्रोविजंस डाले गए, हमारी कई सारी पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट किया गया, लाया गया। फॉर एग्जाम्पल रिजर्वेशंस, क्या पर्पस है रिजर्वेशन का, कि हम उन लोगों को अपॉर्चुनिटीज दें जिन लोगों के साथ बहुत ज्यादा पहले अन्याय हो चुका है, जिसके वजह से वो हमसे पीछे रह चुके हैं। तो इसी तरीके से हमारे देश में कॉन्स्टिट्यूशन की मदद से, गवर्नमेंट की पॉलिसीज की मदद से कास्ट सिस्टम को कमजोर बनाने की कोशिश करी गई। तो यहाँ पर हमने इसी के साथ चेंजेस के बारे में पढ़ लिया है जो हमारे देश में आए, जिसके वजह से कास्ट सिस्टम को कमजोर बनाया गया, तोड़ने की कोशिश की गई। आपके क्वेश्चन पेपर में कई बार आपसे सवाल पूछा जाता है कि उन चेंजेस के बारे में बताइए जो हमारे देश में आए, जिसके वजह से कास्ट सिस्टम कमजोर हुआ, या कैसे हमारे देश में कास्ट सिस्टम जो है वो खत्म हुआ या उसको हमने खत्म करने की कोशिश करी। तो वहां पे आप यही 3 पॉइंट्स लिखकर आएंगे, सोशियो इकोनॉमिक रीजंस को लिखकर आएंगे। इसी के साथ हमारा आज का ये टॉपिक, जिसका नाम था चेंजेस इन द कास्ट सिस्टम, यहीं पर खत्म होता है। मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी को ये टॉपिक अच्छा लगा होगा, इंटरेस्टिंग लगा होगा और अच्छे से समझ भी आ गया होगा। आज के लिए बस इतना ही। अब मैं मिलूंगी आपसे अगले लेक्चर में एक नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। थैंक यू।